हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। और एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे इस ज्योग्राफी की क्लास में। गाइस, आज हम लोग जो सेशन होगा वो हमारे जनरल इंट्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट होगा। उसके बाद ये टॉपिक पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग एक नए टॉपिक पर चलेंगे। तो आज इस टॉपिक को जितना भी होगा पूरा का पूरा फिनिश करा देता हूँ। और दरअसल आज का जो टॉपिक है वो करेंट अफेयर से रिलेट कर पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हम लोग इसको करंट से जुड़कर पढ़ेंगे। मैं आपको पूरी की पूरी चीजों को समझा दूंगा कि कैसे क्या हुआ है, कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों पर विवादित क्षेत्र हैं। उन सभी चीजों को एक बहुत डिटेल्स रूप में हम लोग को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और आप लोग को कुछ दिन में हो सकता है कि इस हफ्ते में या इसी हफ्ते में हो सकता है कि मैंने एक टारगेट रखा था, उस पर क्वेश्चंस मैंने टाइप करवा दिए। ये बात याद रखिएगा, हमने ये सोचा कि जितने भी पीसीएस 2010 से लेकर 2019 तक, 20 का तो हुआ नहीं है, 2019 तक जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, पीसीएस के, उसके 10 साल के पेपर को मैं सिर्फ जियोग्राफी के पेपर को मैं सारे क्वेश्चंस टाइप कराकर आपके पास भेजने वाला हूं। हमने 2-3 साल के पेपर टाइप करा लिए हैं, और भी जितना हमसे अगर 5 साल का होगा तो एक बार मैं 5 साल का भेज दूंगा, एक बार 5 साल का होगा एक बार 5 साल के भेज दूंगा, ताकि इस ज्योग्राफी के 10 साल के पेपर को सॉल्व करके आप इस बात का आकलन लगा सके कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं या जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाना आपके लिए कितना यूजफुल है, उससे क्वेश्चंस टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से एक बार कलेक्ट करके सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको दिलवा दूंगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इंटरनेशनल लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? हेडिंग डाल लीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इंटरनेशनल लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल लाइन को लेकर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल लाइन के लेकर हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि सर इंटरनेशनल लाइन होता क्या है। सबसे पहली बात तो यही जानेंगे कि सर इंटरनेशनल लाइन होता क्या है, पहले आप यही बता दो। देखो, जब भी दो देशों के बीच अगर विवादित हो या स्थल को लेकर विवाद हो और दो देशों के बीच उस स्थल को लेकर एक निर्धारित सीमा निर्धारित किया जाए हो, एक सीमा को निर्धारित किया गया हो, वही सीमा को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल लाइन कहा जाता है। तो हमें यहां पर इस बात का जिक्र करना है कि सर भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उन भारत जो है कितने अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी इंटरनेशनल लाइन बनाता है और या अपनी इंटरनेशनल लाइन को साझा करता है। तो उसी चीजों को हम लोग बारीकी से बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट्स को हम लोग बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा मैप हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको समझाने में और मुझे समझाने में और आपको समझने में बहुत बेहतर तरीके से क्या होगी, आसानी होगी। तो पहले तो एक हम लोग मैप यहाँ पर बहुत अच्छे से एक मैप हम लोग इस तरीके से क्या कर लेते हैं गाइस, ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये आपका मैप हो गया, याद रखिएगा। और ये आपका नेपाल, ये आपका भूटान और ये आपका क्षेत्र ऐसे हो गया, ठीक है। चल, ये हम लोग इस तरह से थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अब ध्यान से समझिएगा, इंटरनेशनल लाइन में जो सबसे पहली हम लोग लाइन पढ़ने जा रहे हैं, उस लाइन का जो नाम होता है उसे कहा जाता है डूरंड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? डूरंड रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं? डूरंड लाइन पर चर्चा करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो डूरंड लाइन अगर पूछा जाए कि वास्तविक रूप से डूरंड लाइन किन दो देशों या किन दो कंट्रियों के बीच खींचा गया है, तो हम लोग कैजुअली अगर हमें इसका आंसर देना होता है तो हम कहते हैं सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह लाइन क्या किया गया है, खींचा गया है। किसके किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह लाइन खींचा गया है। पर ये हम गलत स्टेटमेंट देते हैं, गलत जवाब देते हैं। कहोगे सर कैसे गलत जवाब देते हैं? सारे किताबों में तो यही लिखा गया है कि सर डूरंड लाइन जो है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया है। तो मैं समझा देता हूं और खुद ही डिसाइड कर लेना कि किताब सही है या जो बताया जा रहा है वो रियलिटी है। याद रखिएगा, यहीं से हमारा आता है कौन सा, कुछ इस तरीके से हमारा आता है आपका ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है
इस क्षेत्र को अफगानिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान कहा जाता है। और आपको एक चीज पता है कि जब हमारे पाकिस्तान नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, जब पाकिस्तान अस्तित्व में था ही नहीं, यानी इनफैक्ट कह लें जब भारत दो भागों में विभाजित ही नहीं हुआ था, यानी ये भी हिस्सा किसका माना जाता था? भारत का ही हिस्सा माना जाता था। और आपको ये भी पता होगा कि भारत ने अफगानियों के साथ भी कई सारे युद्ध किया है, उनके साथ भी तनावपूर्ण स्थिति बनी रही है। तो इस अफगानिस्तान और भारत के बीच क्या किया गया? इस चीजों को बेहतर करने के लिए, ताकि आगे लड़ाइयां ना हो या आगे सीमा विवाद ना हो, इस चीज को बेहतर करने के लिए इसी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, इसी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में एक इंटरनेशनल लाइन ड्रॉ किया गया। और वो इंटरनेशनल लाइन जानते हैं कौन सा था? वो इंटरनेशनल लाइन आपका कौन सा लाइन था गाइस? तो वो लाइन था डूरंड रेखा था। कौन सा लाइन था बेटा? डूरंड रेखा लाइन था, याद रखिएगा। कौन सा लाइन था? डूरंड रेखा जो था, यही डूरंड रेखा, यह लाइन थी। तो अब बताओ, खुद ही बताओ, यह लाइन पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से अगर पूछा जाए तो किसके किसके बीच खींचा गया? तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच खींचा गया। यह हमारा क्या है? यह हमारा इंडिया है। किसके किसके बीच खींचा गया? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में डूरंड लाइन खींचा गया, सर्वप्रथम खींचा गया था, याद रखिएगा। दूसरी बात, जब भारत स्वतंत्रता की कगार पर था, तब क्या किया गया कि अलग पाकिस्तान, मोहम्मद जिन्ना के द्वारा कहा गया कि हम अपना अलग देश चाहते हैं, और उस देश का नाम उभर कर आया क्या? पाकिस्तान आया। क्या नाम आया भैया? पाकिस्तान आया। ये बात आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है? क्या नाम आ गया भैया? पाकिस्तान नाम आया। और फिर हमारा भारत से अलग होकर एक नया देश बना, और उस देश का नाम क्या कहलाया? उस देश का नाम कहलाया पाकिस्तान कहलाया। तब जाकर बाद में जब पाकिस्तान ही बन गया अलग, तब अब देखा जाता है तो डूरंड लाइन किसके किसके बीच में खींचा गया? तो अब यह लाइन किन दो देशों को अलग करने का काम करती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने का काम करती है। किसको? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने का क्या करती है? काम करती है। यह बात याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? यहाँ पर पूरी चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, तो यहां पर हम दो चीजों को बहुत आराम से लिख लेंगे, दो चीजों को समझ लेंगे। यहां पर लिखेंगे वास्तविक रूप से, यहां लिख लेंगे एक पॉइंट करके, वास्तविक रूप से किसके किसके बीच लाइन ड्रॉ किया गया था? दिख रहा है ना आपको? वास्तविक रूप से। तो गाइस, वास्तविक रूप से खींचा गया था यह लाइन अफगानिस्तान प्लस इंडिया के बीच में खींचा गया था, ठीक है? यहां प्लस नहीं करते हैं, माइनस करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। माइनस इंडिया के बीच में खींचा गया था, ठीक है? लेकिन वर्तमान स्थिति आधार पर देखा जाए, वर्तमान आधार पर देखा जाए, ठीक है? दोनों चीजों को लिखवा रहे हैं, वर्तमान आधार पर देखा जाए। कहोगे सर दोनों क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि पीसीएस, जो लोग एग्जाम पीसीएस 2018 का दिए होंगे, इसमें यही क्वेश्चंस पूछ दिया गया था कि बताइए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच, या भारत डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया था? उसमें दोनों ऑप्शंस दिया था, अफगानिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान। अधिकतर लोगों ने अफगानिस्तान पाकिस्तान मार्क कराया, और आयोग ने इसे लास्ट टाइम पर गलत कर दिया, ठीक है? किताबों में लिख दिया जाता है, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो वर्तमान आधार पर अगर देखा जाए तो यह लाइन किसके किसके आधार पर खींची गई है? तो ये खींची गई है अफगानिस्तान माइनस पाकिस्तान। अफगानिस्तान माइनस पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच ये लाइन क्या किया गया है? खींचा गया है। यह बात याद रखिएगा। बोलो, यहां तक का पूरा समझ में आ गया? एक पॉइंट आपको कभी भी पूछा जाए डूरंड लाइन को लेकर तो क्या है, तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद गाइस, अगर हम बात करते हैं यहां पर पाक और इंडिया विवाद लेकर चलते हैं, पाक और इंडिया सीमा विवाद लेकर चलते हैं, पाक और इंडिया सीमा विवाद लेकर चलते हैं, विवाद लेकर चलते हैं। यहां से भी आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छा बनता है, इंडिया पाक सीमा विवाद। सबसे पहला विवाद देख लेते हैं, सबसे पहली लाइन देख लेते हैं, किसको लेकर विवाद है? तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं रेड क्लिफ को लेकर करते हैं। किसको? रेड क्लिफ रेखा को लेकर हम चर्चा करेंगे। किसको चर्चा करते हैं गाइस? रेड क्लिफ रेखा को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। भारत
इंडिया सीमा विवाद, सॉरी पाकिस्तान भारत सीमा विवाद देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, इसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। गाइस, जब हमारा भारत क्या हो रहा था, जब भारत पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो रहे थे, और इसका निर्धारण कब किया गया था गाइस? इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। 1947 में यह लाइन क्या किया गया था? ड्रॉ किया गया था। ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो पाकिस्तान और इंडिया सीमा विवाद में हम देखते हैं कि जब हमारा भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था, तब लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटेन से रेड क्लिफ को बुलाया गया था, क्योंकि जिन्होंने जितने नाम देख रहे हो ये सब व्यक्ति के नाम है, जिन्होंने इस लाइन का निर्धारण किया उन्हीं व्यक्ति के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, बहुत ध्यान समझिएगा। जब इस बात की पहल उठ गई कि हमें पाकिस्तान एक अलग देश चाहिए, मोहम्मद जिन्ना जी के द्वारा छेड़ा गया बात, उसके बाद तमाम चीजें अपनी मुस्लिम लीग चीजों को होने लगा। उसके बाद लास्ट में जब हुआ कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटेन से रेड क्लिफ को बुलाया गया था और उनको कहा गया कि भाई आप जाइए, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण करिए, ठीक है, और एक नए देश के निर्माण, पाकिस्तान का निर्माण करिए। तो इस पर एक मूवी भी बहुत अच्छी खासी बनी है, विद्या बालन की बेगम जान। आप लोगों ने अगर मूवी देखा होगा, बेगम जान एक मूवी है विद्या बालन की, उस मूवी में इसका बहुत अच्छे से क्या किया गया, जिक्र किया गया। तब 1947 में, यानी कब, 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान और भारत के बीच, किसके बीच भैया? पाकिस्तान और भारत के बीच एक लाइन खींचा गया। किसके द्वारा खींचा गया? तो रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या किया गया? बहुत ध्यान से एक पॉइंट समझना गाइस, बहुत बढ़िया से इसको समझाऊंगा मैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या किया गया? एक लाइन खींचा गया, और वह जो लाइन बना, वह लाइन कौन सा कहलाया? रेड क्लिफ रेखा कहलाया। कौन सी लाइन कहलाई गाइस? रेड क्लिफ रेखा कहलाया। रेड क्लिफ रेखा खींचा गया, ठीक है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ जो रेखा है वह किन दो देशों के बीच निर्धारित किया गया है या किन दो देशों के बीच खींचा गया है, तो आप बहुत आराम से कहना कि भाई यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या किया गया है? खींचा गया। कब किया गया है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या किया गया है गाइस? खींचा गया है। यह बात याद रखिएगा। अब यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न, आपके बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1 मिनट रुके रहिएगा बस, चलिए, ठीक है, याद रखिएगा। बस 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी ले, फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुंह से मेरा गला सूख रहा है, इसलिए थोड़ा सा पानी पी ले हम, ठीक है। चलिए, हो गया, क्लियर हो गया। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन खींची गई। किसी एग्जाम में इसकी लंबाई भी पूछ दिया जाता है, तो मैं लंबाई बताऊंगा। रेड क्लिफ लाइन पहले देख लेते हैं किसके बीच खींचा गया। तो ये भैया खींचा गया आपके पाकिस्तान और किसके? इंडिया के बीच में यह लाइन ड्रॉ किया गया, इंडिया के बीच में यह लाइन खींचा गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसकी कितनी लंबाई है, इसकी कई सारे एग्जामों में इसकी लंबाई भी पूछ ली जाती है कि भाई ये कितना किलोमीटर क्या है, लंबा है। तो याद रखिएगा, ये जो इसकी लंबाई है वो 740 किलोमीटर लंबा है। कितना? ये जो है आपके 740 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। पूरा का पूरा कितने हैं? 740 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए, एक अगला क्वेश्चन अगर बने कि इसकी सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, अगर क्वेश्चन बन जाए इसकी कि सर्वाधिक लंबाई कहां पर है इसकी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा, याद रखिएगा। इसकी अगर आपसे पूछे कि भाई बता दो कि ऐसे पूछ दे कि रेड क्लिफ जो लाइन है, रेड क्लिफ लाइन जो है वह भारत के किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करती है, तो आप सबको पता होना चाहिए राजस्थान के साथ। तो यहां पर आपका एक लिख दिया जाएगा, सर्वाधिक लंबाई जो इतनी सीमा साझा करती है वो किसके साथ करती है भैया? तो राजस्थान के साथ अपनी सबसे ज्यादा सीमा क्या करती है? साझा करती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। देखिए, हर एक प्रश्न को एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़े। बोलिए भैया, आगे बढ़ा जाए तो बताइए फटाक से। चलिए, क्लियर हो गया। एक तो आपका इस क्षेत्र को लेकर चर्चा कर लिया गया। उसके बाद गाइस, अगर हम लोग इसमें एक और पॉइंट को जोड़े हैं रेड क्लिफ के अलावा, तो एक आता है LOC लाइन आती है। कौन सी आती है भैया?
LOC आती है। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। अगर हम LOC के बारे में कहें तो LOC को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, कंट्रोल कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यानी अगर इसकी हिंदी अगर देखेंगे तो इसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? इसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? इसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से बनता है। LOC जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी इसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है। ठीक है। और अगर LOC पूछा जाए कि किससे संबंध है, कहां पर यह लाइन ड्रॉ किया गया है, तो आज आप कह सकते हो कि यह जो लाइन है यह कश्मीर प्लस लद्दाख, कश्मीर प्लस लद्दाख में यह लाइन क्या किया गया है? खींचा गया है। यह बात याद रखिएगा। और वो कौन सी लाइन है तो वो भी हम आपको बहुत अच्छे से क्या कर दे रहे हैं, बता देते हैं। ये पूरा लाइन है आपका। क्या गाइस? ये पूरा जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो मैं आपको लाइन दिखा रहा हूं, यही आपका लाइन जो पूरा का पूरा ये लाइन है, यही आपका लाइन क्या कहलाता है? LOC कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? यही आपका लाइन LOC कहलाता है। और ये जो देख रहे हो इसे कहते हैं POK, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। याद रखिएगा। तो कभी भी अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि LOC भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कहना सब कश्मीर प्लस लद्दाख से संबंधित है। अच्छा, इसे नियंत्रण रेखा क्यों कहा गया? नियंत्रण रेखा क्यों कहा गया? गाइस, यह जो लाइन है वह इस क्षेत्र को पाकिस्तान के द्वारा एक बहुत ही धोखेबाजी तरीके से क्या किया गया? जीता गया। जबकि भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने हाथ भी मिलाया, लेकिन पाकिस्तान फिर कुछ दिनों बाद पलटवार कर देता था और धोखेबाजी का पहचान देता था। तो यह जो क्षेत्र है वो धोखेबाजी से इंडिया से पाकिस्तान ने क्या कर लिया? लड़ाई करके अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन इसलिए इसको नियंत्रण रेखा कहा गया क्योंकि भविष्य में हम यह हिस्सा अपने अधिकार में कर लेंगे। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो अभी हाल ही में आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 जो है अभी क्या किया गया है? हाल ही में संशोधित किया गया है। तो उसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज का समावेश जरूर किया गया है कि जम्मू कश्मीर के मानचित्र में क्या कर दिया गया है? परिवर्तन कर दिया गया है। क्या किया गया है? जम्मू कश्मीर के मानचित्र में क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। और ऐसे क्षेत्र जो अब तक पीओके में दिखाए जा रहे थे, ऐसे क्षेत्र जो अब तक पीओके में दिखाए जा रहे थे, अब हमारे नए मानचित्र के जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के संशोधित होने के बाद जो नया मानचित्र जारी हुआ है उसमें हमने पाकिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों को, पीओके के बहुत सारे क्षेत्रों को भारत ने अपने क्षेत्र में क्या कर दिया है? दिखाया है। और भी एक न्यूज सुने होंगे, जब पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया था, अब तक जब संशोधित आर्टिकल 370 संशोधित नहीं हुआ था, उससे पहले भारत सिर्फ अपने क्षेत्र को क्या करता था? अपने क्षेत्र से संबंधित जलवायु सूचना देता था। लेकिन इस बार भारत ने क्या किया है? गिलगित यहाँ पर है, यहाँ पर गिलगित आता है, गिलगित जैसे क्षेत्रों से संबंधित सूचना का प्रसारण भारत के द्वारा किया गया था। तो पाकिस्तान ने इस पर तुरंत रिएक्शन दिया और कहा कि इंडिया ये सही नहीं कर रहा है कि वो पीओके के क्षेत्र के भी की जो की मानसूनी सूचनाएं प्रसार कर रहा है, ये सही बात नहीं है। तब भारत ने यह जवाब दिया था ट्वीट करके कि गिलगित भी हमारा क्षेत्र है और हम इससे संबंधित जितने भी मौसमी घटनाएं होंगी, हम सारी घटनाओं की सूचना क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ की कहानियां बदल चुकी है, लेकिन यह क्षेत्र हमारा है और हम इसको आने वाले समय में क्या करेंगे? लेकर रहेंगे। इतनी चीजें यहाँ से क्लियर कर गई है। इसलिए इस रेखा पर हमेशा क्या होती है? इस रेखा के इस पर पाकिस्तानी सेना है और इस पर हमारी भारतीय सेना है। दोनों सेना क्या करती हैं? तैयार रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों सेना क्या करती है? तैयार रहती है। तो एक तो पीओके के साथ ये वाला बड़ा मामला हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा एक और विवाद हम लोग देख लेते हैं। रेड क्लिफ हो गया, LOC हो गया। एक विवाद गाइस और आता है, वो आता है सरक्रिक विवाद आता है। सरक्रिक विवाद, सरक्रिक विवाद।
ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्क्रिक विवाद बोलते हैं, या इसे 24 अंश अक्षांश विवाद भी कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को 24 अंश 24 अंश 24 डिग्री 24 अंश अक्षांश विवाद भी कहते हैं, याद रखिएगा 24 अंश अक्षांश विवाद भी कहते हैं। दरअसल सर्क्रिक क्या है, तो सर्क्रिक जो है वो किस राज्य से संबंधित है, यह आपके गुजरात राज्य से संबंधित है, ठीक है, गुजरात से। और एक क्या है, यह एक तरह का दलदली क्षेत्र है, क्या है भैया, दलदली क्षेत्र है, याद रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। और इस क्षेत्र को भी पाकिस्तान लेकर क्या कहता है, मैं आपको दिखा देता हूं। जो आप गुजरात का ये सिंबल बनाएंगे, जब ऐसे आप गुजरात बनाएंगे, यूं ऐसे करके, यूं ऐसे करके, ऐसे, तो ध्यान समझ लीजिएगा, ये अगर मान लीजिए हमारा गुजरात का ये एरिया है, कुछ ऐसे अगर हम बना देते हैं, तो यहां से जो इस तरीके से कटा वो जो ऐसे एक क्षेत्र यहां पर जो निकला होगा, यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, यही क्षेत्र हमारा सर्क्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, यही क्षेत्र हमारा सर्क्रिक कहलाता है, ठीक है, यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, सर्क्रिक कहलाता है। और लगातार पाकिस्तान अब इस क्षेत्र को लेकर तो खैर सक्रियता नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी भी गुजरात का यह क्षेत्र जो है, यहाँ पर भारतीय सेना अभी भी तैनात है। दरअसल पाकिस्तान ये कहता है कि यह जो दलदली क्षेत्र है यह हमारा क्षेत्र है। किस आधार पर, रेड क्लिफ के आधार पर कहता है पाकिस्तान कि यह हमारा क्षेत्र है, यह मुझे दे दो, ये तुम्हारे क्षेत्र के या तुम्हारे भारत के भूमि के अधिकृत क्षेत्र नहीं आता है। लेकिन भारत कई बार पाकिस्तान को समझा चुका है कि भाई ये मेरे ही क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये मेरा ही क्षेत्र है। तो देखिए हमारे भारत पाकिस्तान के बीच 3 क्षेत्रों को लेकर विवाद है। एक रेड क्लिफ को लेकर कोई विवाद नहीं है, चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन एलओसी और सर्क्रिक इन 2 क्षेत्रों को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है भारत, ठीक है। तो ये सारी की सारी आप चीजें प्रोफार्मा तैयार कर लीजिएगा। और भी ज्यादा अगर आपको इससे जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जितना सही लगा है मैंने आपको उतनी चीजों को बता दिया है। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि यार हमें और जानना चाहिए, तो आप गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और तमाम सारी चीजें हैं पढ़ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना आपके लिए काफी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चाइना को लेकर पढ़ते हैं, यहीं पर हम बनाएंगे, यहीं पर लिखेंगे भारत चाइना विवाद, ठीक है, इंडिया चाइना विवाद हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। यहीं पर पढ़ लेते हैं, यहां पर लिखते हैं इंडिया चाइना विवाद। क्या पढ़ेंगे गाइस, इंडिया चाइना विवाद को हम लोग लेकर थोड़ा सा चर्चा करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इंडिया चाइना विवाद को लेकर किन 2 चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे एलएसी को लेकर लिखते हैं, किसको, एलएसी को लेकर चर्चा करेंगे। अब एलएसी का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। और अगर इसे हिंदी में देखना चाहोगे तो इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं गाइस, इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। एलएसी का मतलब क्या होता है, एलएसी का मतलब होता है वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि सर एलएसी वाली लाइन है कहां से कहां तक, सबसे पहले तो यही क्लियर करना पड़ेगा। तो गाइस ये वाला जो पूरा आप क्षेत्र देख रहे हो ये हो गया, फिर आपका पूरा का पूरा ये वाला अब आपका क्षेत्र हो गया ऐसे, फिर अब आपका ये वाला क्षेत्र हो गया, और फिर आपका कुछ यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हो गया, ठीक है। इस क्षेत्र को पूरा एलएसी कहा जाता है। मैं लिख भी देता हूं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, एलएसी वाला आपका एरिया कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या है, एलएसी का क्षेत्र कहलाता है। किसका कहलाता है गाइस, एलएसी का क्षेत्र कहलाता है, याद रखिएगा। या रुकिए यहाँ पर मुझे और भी चीजों को बताना है, तो इसको ना लिखें ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी करंट से जोड़कर पढ़ाना पड़ेगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। पूरा थोड़ा सा मोटा कर देंगे ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है एरिया हमारा, ये एलएसी का एरिया कहलाता है। किसका गाइस, एलएसी का एरिया, पूरा का पूरा ये एलएसी का एरिया कहलाता है। हाँ
ठीक है, LAC का एरिया कहलाता है। ठीक है, अब यहां हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से LAC। बहुत ध्यान समझना है एक पॉइंट, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है, LAC कहलाता है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि सर LAC जो है वो भारत के कितने क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। तो बेटा अगर इसका विस्तार देखोगे, इस LAC का भारतीय विस्तार देखोगे कि सर इसका विस्तार पहले बता दो कि सर इसका विस्तार कहां कहां देखा जाता है। तो गाइस चलो बता देते हैं। ये पूरा एरिया आज लद्दाख कहलाता है, तो लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद गाइस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी इसका LAC का विस्तार देखोगे तो कहां कहां आता है वो देख लो। इसका विस्तार आता है लद्दाख में आता है। ठीक है, ध्यान समझना, लद्दाख हो गया। लद्दाख के साथ साथ HP यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। देखिए हर एक एक पॉइंट जितनी बारीकी से समझोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए समझ में बहुत ही ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आप एक चीज जोड़ सकते हो, इसमें आप कह सकते हो ठीक है, एक चीज आप इसमें और चीज जोड़ सकते हो, अगर करना हो तो कश्मीर भी ले सकते हो। पहले कश्मीर भी आता था, तो यहाँ पे कश्मीर भी लिख सकते हो कि भैया हम कश्मीर भी लिख सकते हैं। अच्छा, यह LAC का मतलब LAC लाइन होता क्या है, ये कब खींचा गया? तो गाइस ये जो युद्ध हुआ था 1962 में यह लाइन ड्रॉ किया गया था। जब भारत और चीन के बीच, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, भारत चीन के बीच जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो उसी युद्ध में यह चीजें प्रक्रियाएं क्या होती हुई थी और भारत बुरी तरीके से क्या हो चुका था, चीन से हार चुका था। और चीन ने इस क्षेत्र को जीत कर अपने क्षेत्र में क्या कर लिया था, अधिकृत कर लिया था। एक बात याद रखिएगा, पहले से ही यह प्रचलन था कि जब भी एक राजा दूसरे राजा के साम्राज्य पर अगर आक्रमण करता है और अगर दूसरा राजा अगर वो युद्ध जीत जाता है तो अगला राजा या तो मारा जाता था या तो अपने आप को समर्पित करके पूरा का पूरा साम्राज्य क्या करता था, दे देता था। और इसी चीज की, इसी रणनीति के आधार पर चाइना भी आज पूरे विश्व में काम कर रहा है। दरअसल चाइना भूमि अधिग्रहण का काम बहुत तेजी से कर रहा है। वो अब देश तो एक है लेकिन अपने कई क्षेत्र फैलाना चाहता है, यानी कहने की रावणों वाला काम करता है कि एक रावण 10 सिर वाला काम करता है। वो हर क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना अधिग्रहण करता है, भूमि अधिग्रहण करने का काम करता है। तो 1962 में भारत पर आक्रमण कर उसने यह क्षेत्र क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है पता है? तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, जिस क्षेत्र को मैं अभी आप दिखाने जा रहा हूं, इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन कहा जाता है। आज इसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के हाथ में आज ये भी क्षेत्र नहीं है और ये भी क्षेत्र आज नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं मध्य एशिया के साथ व्यापार को जोड़ने के लिए। इतना याद रखिएगा, ठीक है। और अगर और भी 1962 में इस लाइन को ड्रॉ किया गया, अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है तो 4057 इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4057 किलोमीटर। ये क्या है? ये लाइन लंबा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो LAC का भी पूछा जाए कब खींचा गया 1962 में, लंबाई कब है तो 4045 किलोमीटर है। इसका विस्तार कब है? विस्तार कहां कहां? यहाँ पर है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहां से इसका वर्तमान विवाद क्या रहा है, ठीक है। चीन भारत इंडिया चीन वर्तमान विवाद क्या रहा है आपको पता होगा। हाल ही अभी गलवान घाटी, याद रखिएगा यहीं पर आती है गलवान घाटी और यहां पर आता है पेगांग झील आता है। बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, ध्यान से लिख लीजिएगा। इसे कहते हैं गलवान घाटी, गलवान घाटी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं पेगांग झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? पेगांग झील बोला जाता है। याद रखिएगा जब हमारा देश कोरोना से क्या था, कोरोना से लड़ रहा था, तब चीन के सैनिकों के द्वारा LOC के और नजदीक इनकी सेना, चाइना की सेना चली आई। यानी यह LOC के अंदर और ज्यादा क्या करना चाहते थे, अंदर आ गए थे। यानी इनफैक्ट अगर हम आपको समझाना चाहें मैप के अकॉर्डिंग तो ध्यान से समझिएगा। दर्शन मानिए कि ये हमारा LAC का क्षेत्र है, ठीक है।
और यहीं पर हमारा आता है गलवान घाटी और यहाँ पर पेगांग झील आता है। यानी मान लो कि कुछ इस तरीके से, बहुत ध्यान समझिएगा, गलवान घाटी क्या है, कुछ इस तरीके से इधर एक हमारा हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इस तरीके से हो जाएगा, और एक इस तरीके से पहाड़ी इलाका यहाँ पर बनाया गया, ठीक है, इस तरीके से पहाड़ी इलाका। और जो बीच का जो क्षेत्र है ना गाइस, यही बीच का क्षेत्र, यही बीच का क्षेत्र जो है वो गलवान घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? गलवान घाटी कहलाता है गाइस। क्या कहलाता है? गलवान घाटी कहलाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। गलवान घाटी कहलाता है, ठीक है। तो आखिर इस क्षेत्र में चाइना को दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो भारत है वो इसी गलवान घाटी से होते हुए ऊपर कहां, सियाचिन ग्लेशियर, अब देख लो भैया, पढ़ रहे हो डिटेल तो पूरा डिटेल ही पढ़ लो, पूरा बढ़िया से पढ़ लो। ये पूरा का पूरा जो मैं यहाँ पर कलर करके आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सियाचिन ग्लेशियर कहलाता है। सियाचिन ग्लेशियर होता है। क्या होता है? सियाचिन ग्लेशियर होता है। याद रखिए। मैं थोड़ा पानी पी लूं, आप इसको ड्रॉ करिए फटाक से, पानी पी के आ रहा हूं, ड्रॉ करिए तब तक। चलिए, हो गया पूरा का पूरा समझ के। तो यहां पर इस चीजों को समझिए, जरा ध्यान से समझिए तो भैया, बहुत अच्छे से समझिए, कंप्लीट करिए फटाक से इसको, जितना कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट करिए बहुत अच्छे से। जल्दी करिए। कर लिए भैया? चलो ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसी गलवान घाटी, मतलब भारत क्या है, भारत इसी सियाचिन ग्लेशियर तक जाने के लिए, इसी सियाचिन ग्लेशियर तक जाने के लिए एक तरह के मार्ग का निर्माण कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? एक तरह के मार्ग निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तरह के मार्ग निर्माण कर रहा है। दरअसल इस मार्ग के निर्माण हो जाने से भारत को गलवान घाटी क्षेत्र से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी हम कह लें तो एलएसी पर हमारी मजबूती और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत तमाम टेढ़ी मेढ़ी घाटियां हैं, तो वहां से लोगों को बहुत पहले से उतरकर सैनिकों को पैदल जाना पड़ता है, एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो और हमें भविष्य में हमें इस क्षेत्र में हमारी प्रबलता बनी रहे, हमारी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहे, इसलिए से भारत लगातार क्या कर रहा है, लगातार भारत गलवान घाटी के क्षेत्र से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक क्या कर रहा है, अपने एक मार्ग का निर्माण कर रहा है। और चाइना जानता है कि अगर भारत इस मार्ग का निर्माण कर लिया तो कहीं ना कहीं उसकी एलएसी पर मजबूती और ज्यादा हो जाएगी, और हमारी जो नियत है कि हम और एलएसी के अंतर्गत घुस के लद्दाख क्षेत्र को और ज्यादा अधिकृत करें, वो हम कर नहीं पाएंगे। तो दरअसल हुआ ये है, याद रखिएगा, फिंगर कहा जाता है। ये फिंगर फर्स्ट है, ये फिंगर सेकंड है, ये फिंगर थर्ड है, ऐसे करके ये फिंगर फिफ्थ है, और यहाँ पर फिंगर 4 आता है। दरअसल एलएसी जो लाइन है वो फिंगर 4 तक जाती है। एलएसी जो लाइन है वो फिंगर 4 से ऐसे क्रॉस होती है, तो चाइना का जो अधिकार है वो फिंगर 4 और फिंगर 5 तक ही है। अब एक तरफ भारतीय, ये चाइना की सेना खड़ी है, और एक तरफ यहाँ भारतीय सेना खड़ी है। मैप पर देखोगे दिखेगा। अब यही क्या कर रहा है, हमारा जो चीन है वो फिंगर 4 से कहां चला जा रहा है, फिंगर 3, फिंगर 2 और फिंगर 1 पर आने की कोशिश कर रहा है। यानी एलएसी के और नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम भारतीय सीमा में घुसकर कोई ना कोई ऐसी गतिविधि कर दें जिससे भारत इस मार्ग का निर्माण न कर सके।
तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें हुई। आपने देखा होगा कि दो देशों के बीच बैठक भी किया गया इसी गलवान घाटी में चीजों को। तो यही मेन चाइना और विवाद रहा। पेगांग झील को भी लेकर विवाद है। पेगांग झील की तरफ भी लोगों का बढ़ाव बहुत तेजी से, इनके सैनिकों का जमावड़ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आपने न्यूज में सुना होगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए भारत चीन विवाद इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। दूसरी बात, चाइना क्यों घबराता है मैं बता दूं। दरअसल ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान से एक रोड बनाया है चीन के द्वारा। इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान और चीन के द्वारा एक रोड बना हुआ है। ये एक रोड जाता है, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक रोड का निर्माण, और ये रोड जो है वो भारत के पीओके क्षेत्र से होकर जाता है। और इस रोड का नाम जानते हो, मैं बताया था CPEC कहा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। और जानते हो, आपको भी हाल ही में एशिया पढ़ाया था भैया, तो यहां पर एक पढ़ाया था ग्वादर पोर्ट पढ़ाया था। ग्वादर पोर्ट यानी ग्वादर बंदरगाह। जो ये ग्वादर पोर्ट है ना, अब किसके अधीन, किसको पाकिस्तान ने लीज पर दे दिया इस ग्वादर पोर्ट को? तो ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चाइना को उसके लीज पर दे दिया है। और चाइना लगातार इस ग्वादर पोर्ट पर क्या कर रहा है, अपने सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है और वहां पर नई नई टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है, ताकि ग्वादर पोर्ट के जरिए, ग्वादर पोर्ट यहां पर है और भारत यहां पर है, ताकि ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना भारत के हर सभी गतिविधियों को पर क्या कर सके, नजर रख सके और किसी भी तरह से भारत को क्षति पहुंचा सके। तो इसलिए पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट ये ऐसा काम किया ना, अब क्या बोलना चाहिए, छोड़ जाने दो, ठीक है। तो पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट क्या कर दिया है, पाकिस्तान को दे दिया है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी चाइना पाकिस्तान को पब्लिकली आकर नहीं कहता है कि मैं सपोर्ट करता हूं, बल्कि इसको आंतरिक रूप से सबसे ज्यादा चाइना को, पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ कि भारत के क्षेत्र से चाइना और पाकिस्तान के बीच संबंध ज्यादा बढ़ने लगे। लेकिन अगर ये मार्ग का निर्माण हो जाएगा तो भारत क्या करेगा, पाकिस्तान को भी धूल चटा देगा और चाइना को भी धूल चटा देगा। यानी ये जो चैन बनी हुई है, इस चैन को इस मार्ग के जरिए भारत क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। और चाइना का भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान जो जाने वाला जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको कहीं ना कहीं कम कर सकता है और उनके संबंधों को कहीं ना कहीं तोड़ सकता है, नाजुक बना सकता है। और चाइना भी ये बात बखूबी जानता है और पाकिस्तान भी ये बात बखूबी जानता है। इसलिए पाकिस्तान लगातार क्या कर रहा है, हस्तक्षेप करने का काम कर रहा है, याद रखिएगा। तो यही आपका रहा है, भारत पाकिस्तान चीजों को मुद्दा लेकर रहा है गाइस। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होगी आज लेक्चर के बाद आप हमें एक बार कमेंट्स करके जरूर बता देना। उम्मीद हो जाएगा कि आपको समझ में अच्छे से आया है। चलो अभी एक चीज जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ भी भाई पाकिस्तान उत्तराखंड में भी अभी करता है। दरअसल उत्तराखंड में भी हाल ही में ये नेपाल को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है काला पानी। काला पानी एक जगह है, काला पानी क्षेत्र। इस क्षेत्र को लेकर भी क्या हो गया था, नेपाल और भारत के बीच विवाद हो गया था। वो इसलिए गाइस ध्यान समझना, क्योंकि यहीं पर देखो, मैं यहीं पर छोटा सा जिम करके, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि काला पानी क्षेत्र किससे संबंधित है, तो उत्तराखंड से संबंधित है। दरअसल यहीं पर हमारा कैलाश पर्वत आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक दर्रा आता है, याद रखिएगा, यहाँ पर एक दर्रा आता है। उस दर्रे का नाम होता है लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा होता है। कौन सा दर्रा होता है गाइस, लिपू लेक दर्रा होता है। और इसी दर्रे के द्वारा जो है भारत उत्तराखंड और लिपू लेक दर्रे से होते हुए काले पानी के क्षेत्र को टच भी नहीं कर रहा था और काले पानी क्षेत्र से मोड़कर यह कैलाश यात्रा के लिए क्या बना रहा था, मार्ग बना रहा था। ये क्या है, कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत है, ठीक है। और ये क्या है, इसी तरह से ये मार्ग का भारत क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था। और जैसे ही जबकि काला पानी से वो यूटर्न करके ले गया, काला पानी से टच तक नहीं कर रहा है। और नेपाल अब तक भारत को लेकर कोई टच नहीं करता था, लेकिन इसी क्षेत्र को लेकर क्या कर दिया है, भारत और नेपाल, ये लिख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच क्या हो गया है, विवाद हो गया है। तो याद रखिएगा, विवाद हुआ इसी क्षेत्र को लेकर और नेपाल ने तुरंत ही अपने संसद में क्या कर दिया, इसके लिए विधेयक पारित करके नेपाल के नया मानचित्र को जारी कर दिया गया और नेपाल ने इसको पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में दिखाने का काम कर दिया। बात समझ में आ गया। देखिए, हर एक चीज को पढ़ाऊंगा, बहुत
अच्छे से चीजों को, ठीक है। तो आपके दो प्रश्न बन सकते हैं कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ, तो कहना काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ। किस दर्रे के द्वारा भारत कैलाश यात्रा को लेकर संपन्न मार्ग बना रहा था, लिपुलेख दर्रे से होकर मार्ग बना रहा था। लिपुलेख दर्रा किस क्षेत्र में आता है, उत्तराखंड क्षेत्र में आता है। भारत चीन के विवाद का कारण कौन सा, वो लद्दाख का क्षेत्र था, गलवान घाटी और पेगांग झील इसका क्षेत्र था। क्यों, क्योंकि एलएसी के क्षेत्र में भारत अपने एक नए मार्ग का निर्माण कर रहा था जो सियाचिन ग्लेशियर से क्या करता है, सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ने का काम करता है, जिससे भारत की एलएसी पर और भी ज्यादा मजबूती हो जाती, और भी ज्यादा पकड़ हो जाती, जो चाइना को कहीं ना कहीं पच नहीं रहा था। और चाइना के जो भी सैनिक हैं वो फिंगर 5 और 4 तक ही एलएसी की उनकी सीमा है, लेकिन वो फिंगर 3 और फिंगर 2 तक यानी एलएसी के सीमा के और करीब वो आ गए थे, जिसकी वजह से भारत ने उनको फिर से खदेड़ कर पीछे कर दिया है। आज वर्तमान समय में तमाम मीटिंग हुआ, इसी वजह से आपके टिकटॉक जितने भी आपके चाइना के एप्स थे, सारे ऐप पर पाबंदी लगाई गई, सारे कंपनियों को रोका गया, बहुत सारी चीजें की गई हैं, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक सेशन आता है, याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब कैसे समझाएं इसको और डिटेल बताना पड़ेगा, ये समझ में आ गया, इतना कॉपी पर लिख लेना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर एक देश आता है ना भैया, कौन सा आता है, तिब्बत आता है, तिब्बत आता है, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय तिब्बत के द्वारा यहाँ पर अगर हम मैकमोहन रेखा की बात करें तो यहाँ पर एक रेखा और ड्रा की गई है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा एक रेखा यहाँ पर और ड्रा किया गया है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ है, ठीक है। और इस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा कब ड्रॉ किया गया था गाइस, तो यह रेखा जो ड्रॉ किया गया था वो 1914 ईस्वी में क्या किया गया था, खींचा गया था। दरअसल अगर हम बात करें मैकमोहन, दरअसल तिब्बत जो है वो चीन के काफी समय तक अधीन रहा है। और पता है चीन ने तिब्बत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, तिब्बत ये है, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हो, ये हमारे चाइना ने अपने अधिकार में तिब्बत से ले लिया था, लेकिन तिब्बत का ये पूर्वी क्षेत्र जो था चीन के अभी अधिकार में नहीं था। और तभी भारत ने क्या कर दिया, तिब्बत के साथ समझौता किया। ध्यान समझिएगा, तिब्बत का इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, बताऊंगा तो बहुत लंबा समझ जाएगा, कोई मतलब नहीं, मुद्दे को समझो। तिब्बत यहाँ पर बताना चाहता हूं कि जैसे डूरंड को लेकर समस्या खड़ी होती है, उसी तरह मैकमोहन को लेकर ये भी विवाद का समय है, क्योंकि चाइना इसको मानता नहीं, उसका कारण समझ लो क्या है। तिब्बत चाइना के अधीन में था, सुनो ध्यान से। मान लो कि ये पूरा का पूरा तिब्बती क्षेत्र है और ये हमारा चाइना है। चाइना ने क्या कर लिया, तिब्बत को अपने अधीन में ले लिया, तिब्बत को अधीन में ले लिया और तिब्बत का ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया चीन ने। पर पूर्वी क्षेत्र को किसको कब्जे में लिया, ये पश्चिमी क्षेत्र को लिया, पूर्वी क्षेत्र को नहीं लिया। भारत ने इसी बात का मौका का फायदा उठाया और भारत ने किया, भारत ने तिब्बत के साथ समझौता कर लिया और समझौते के तहत तिब्बत ने भारत के साथ सिग्नेचर करके कहा कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है उस पर आओ, हम लोग सीमा दोनों लोग साझा कर लेते हैं कि ना मैं तुम्हारे में भविष्य में आने में कोई दिक्कत हो सीमा और ना मेरे में। तो यही तिब्बत के साथ, तो याद रखिएगा जो वास्तविक निर्धारण किया गया था, याद रखिएगा जो वास्तविक निर्धारण किया गया था, जो वास्तविक निर्धारण किया गया था, वह वास्तविक निर्धारण किसके बीच में हुआ था, तो यह हुआ था किसके, तिब्बत प्लस चीन के बीच में हुआ था, सॉरी तिब्बत प्लस इंडिया के बीच में हुआ था। अब जब यह समझौता हो गया, जब यह सिग्नेचर हो गया और यह लाइन ड्रॉ कर दिया गया, तब जब इस बात की चाइना को सूचना पड़ी, चाइना बौखला गया और भारत के ऊपर सीधे कटाक्ष किया और तिब्बत को पटक के मारा और पटक के मारने के बाद ये भी पूरा का पूरा क्षेत्र तिब्बत का अपने अधिकार में ले लिया और कहा कि यह गलत समझौता किया गया है, बल्कि तिब्बत को अधिकार ही नहीं है कि वह समझौता कर सकता है, क्योंकि तिब्बत हमारे अधीन है, कार्य करता है। पर भारत ने माना नहीं, भारत लगातार लड़ता रहा। और चाइना क्या चाहता था, चाइना यह चाहता था कि जो ऐसे आपने लाइन ड्रॉ किया है वो लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ये चाइना चाहता था, चाइना चाहता था कि आप जो लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। तो
सोचो फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश का इतना क्षेत्र किसके अधिकार में चला जाता, चाइना के अधिकार में चला जाता, यानी भारत चाइना की तरफ से चारों तरफ से घिर गया होता आज। लेकिन भारत ने हार नहीं माना, भारत कहा कि भाई सुन ले, मैं नहीं करूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं नहीं करूंगा। और लगातार चाइना ने कभी ब्रह्मपुत्र नदी के जल को रोककर भारत को पाकिस्तान किया, या कभी अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करके अधिकार किया, लेकिन भारत ने हर बार मुंह तोड़कर जवाब दिया। और यह अगर अब पूछा जाए तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में किसके किसके बीच में ये क्षेत्र आता है, तो सीधे सीधे कह देना चाइना प्लस इंडिया के बीच में इस क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। बोलो डाउट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? यही पूरा का पूरा आपका क्या था, आज का सेशन पे डिपेंडेंट था गाइस। उम्मीद होगा कि यह पूरा का पूरा सेशन आपको बेहद अच्छे से समझ में आया होगा, जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा और मजा आया होगा पढ़ के। देखो समझाना इसमें बस समझाना ही था और किसी चीज पर इस पे ज्यादा जिक्र करना नहीं था। जहां जहां मुझे विशेष लगा वहां मैंने चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, बता दिया। और एक चीज और जानना चाहते हैं तो यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, डोकलाम विवाद पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डोकलाम विवाद भी हुआ था, डोकलाम विवाद पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डोकलाम विवाद अभी हुआ था ना, सिक्किम के क्षेत्र में चाइना अपना रोड बना रहा था, तो भूटान और भारत और चाइना के बीच इस बात को लेकर बवाल हो गया था। भारत बोला था कि तुम्हें हम रोड बनाने नहीं देंगे, क्योंकि चाइना क्या कर रहा था, चाइना यहाँ से सिक्किम से होते हुए भूटान की तरफ क्या कर रहा था, भूटान की तरफ एक मार्ग का निर्माण कर रहा था, जिस पर भारत ने क्या कर दिया था, उंगली उठा दिया था कि ये डोकलाम आप रोड बना नहीं सकते हो। तो अगर आपको डोकलाम विवाद पूछा जाए तो बता सकते हो सिक्किम राज्य से संबंधित है डोकलाम हमारा विवाद। तो इस तरीके से सारे भारतीय क्षेत्रों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आपका काम ये है कि अब आप इनको अच्छे से कॉपी पर बना लीजिएगा और इन सभी को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो इससे गलत आपका क्वेश्चन नहीं होगा। उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा और गाइज आप इसको पूरा अच्छे से क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है यह क्षेत्र इस टॉपिक से आपको लेकर समाप्त हुआ। अब हम लोग जो कल पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग इसी के इंडियन ज्योग्राफी के नए अध्याय से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी पिछले हफ्ते मैंने रोक दिया था, फ्राइडे सैटरडे मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस हफ्ते मैं पढ़ाऊंगा और यूनिवर्स से उसकी क्लास स्टार्ट करूंगा। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन यूनिवर्स पढ़ाऊंगा। तो ये आपका यहाँ तक का सफर आप तय कर लेना, बाकी हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, कोई परेशानी जहां समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत आई हो। और देखिए हाँ, डोकलाम विवाद पढ़ लीजिएगा, आप नेट पर देखकर एक बार समझ लीजिएगा कि डोकलाम विवाद क्या है, हम आपको बता देंगे आगे चल के। लेकिन डोकलाम विवाद पढ़ लीजिएगा तो पूरा का पूरा मैटर ही समझ में आपको आ जाएगा कि क्या मैटर था क्या मैटर नहीं था। या नेपाल उत्तराखंड काला पानी क्षेत्र भी समझा देंगे, वो तो मैं ज्योग्राफी के रेफरेंस से समझा दिया हूँ कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर करंट के आधार पर पढ़ाना है तो बहुत डिटेल पढ़ा दूंगा, किसी दिन क्लास लेकर संडे वनडे को करा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और थोड़ी सी नाराजगी ना रखा करिए किसी बात की आप लोग, ठीक है। क्लास लगातार रहेगी हमारी, तो बस और क्या कहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और उम्मीद होगा कि आप सभी लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मना होगा, आप सभी लोगों का त्योहार आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बस थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद आप सभी को।